ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कर्वेचर। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि कर्वेचर होता क्या है। उसके बाद मैं आपको इसकी फॉर्मल डेफिनेशन समझाती हूँ। ठीक है, देखो, तीन कर्व्स आपके सामने ड्रॉ हुए हैं। एक ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, दूसरा है कर्व पी क्यू और तीसरा कर्व है एल एम। तो इन कर्व को देखते ही आप बता सकते हो कि इन कर्व में किस में सबसे ज्यादा बेंडिंग है। कौन से कर्व में सबसे ज्यादा बेंडिंग है? एल एम में। एल एम की बेंडिंग पी क्यू से ज्यादा है और पी क्यू की बेंडिंग ए बी से ज्यादा है। ए बी में तो किसी तरह की कोई बेंडिंग है ही नहीं। बेंडिंग में इस तरह से कोई झुकाव कोई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल क्वांटिटी इस बेंडिंग की शार्पनेस को मेजर करती है उसको हम बोलते हैं कर्वेचर। तो कर्वेचर क्या होता है? द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द शार्पनेस ऑफ द बेंडिंग ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। इट इज द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ बेंडिंग ऑफ द कर्व एट ए पॉइंट इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर कि कर्वेचर की वैल्यू कर्व के हर पॉइंट पर सेम होना जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पर कर्वेचर कम हो, किसी पॉइंट पर कर्वेचर ज्यादा हो। जैसे देखो, स्ट्रेट लाइन में तो थ्रू आउट एक जैसा कर्वेचर है, जीरो, क्योंकि कहीं पर भी कोई बेंडिंग नहीं है। कोई बेंडिंग नहीं है तो स्ट्रेट लाइन की कर्वेचर हमेशा क्या होती है? जीरो। इस कर्व में देखो, अगर मैं इस पोर्शन पर कंसंट्रेट करूं तो यहाँ पर बेंडिंग, यहाँ पर जो बेंडिंग है वो इस पार्ट से थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर हम कर्वेचर यहाँ के किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू कर्वेचर ऑफ अ पॉइंट हियर, राइट। इसी तरह यहाँ पर देखो, इधर तो बेंडिंग ज्यादा है और अगर मैं बिल्कुल सिरे पर आऊं तो यहाँ पर बेंडिंग क्या है? थोड़ी कम है। तो जहां पर बेंडिंग ज्यादा होगी वहां कर्वेचर की वैल्यू ज्यादा आएगी, जहां बेंडिंग कम होगी वहां कर्वेचर की वैल्यू कम आएगी। तो जब भी हम कर्वेचर की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कर्वेचर ऑफ ए गिवन कर्व, हम कहते हैं कर्वेचर ऑफ अ गिवन कर्व एट अ गिवन पॉइंट। हर पॉइंट पर कर्वेचर की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ये तो फॉर्मल डेफिनेशन हो गई। अब मैथमेटिकली हम कर्वेचर को कैसे फाइंड आउट करते हैं उससे पहले हमें एक डेफिनेशन और करनी है, दैट इज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए कर्व। इन नोटेशंस को आप समझते भी जाओ, इसकी हमें पूरे चैप्टर में आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, देखो क्या है। लेट अस सपोज ये हमारे पास कर्व है, गिवन कर्व। इस पर एक पॉइंट हम फिक्स कर लेते हैं। एक पॉइंट को हम फिक्स पॉइंट ए बोल दें जहां से हम डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। ठीक है, इस पर हमने मान लो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट या जिसको हम वेरिएबल पॉइंट बोलेंगे वो हमने ले लिया पी। ठीक है, तो ए पर आप कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करें और पी पर कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करें। तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? साई से। ठीक है, इन जनरल हम क्या करते हैं कि इस तरह का पॉइंट चूज करते हैं, ए पॉइंट इस तरह से चूज करते हैं कि जिस पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करें वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इसमें कोई फिक्स नहीं है बट वी प्रेफर टू चूज दिस वे। ठीक है, देखो अब इसको, तो पी पॉइंट पर टेंजेंट और ए पॉइंट पर जो टेंजेंट है उनके बीच के एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे? साई से। और ए से पी तक जो आर्क लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एस से। तो अगर हम कर्व की इक्वेशन को लिखें इन टर्म्स ऑफ एस एंड साई तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। देखो, किसी भी कर्व की इक्वेशन को आप अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हो। जैसे दो तरह के कोऑर्डिनेट्स तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एक होता है आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई की टर्म्स में, दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी आर और थीटा की टर्म्स में जब हम लिखते हैं। तो ये तीसरा तरीका है टू राइट इन टर्म्स ऑफ एस एंड साई। और अगर हम कर्व की इक्वेशन को एस और साई में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम फिर क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, राइट। तो एस और साई के रिलेशन को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व
and S and psi will be called intrinsic coordinates. ठीक है, चलिए अब लिखते हैं कर्वेचर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर मुझे कर्व की इक्वेशन किस फॉर्म में दी है, इंट्रिंसिक फॉर्म में. So let equation of the curve be S is equal to f of psi. तो कर्वेचर की वैल्यू होती है डी साई बाई डी एस. याद रखना क्या ऊपर होता है साई, क्या कैलकुलेट करते हुए कर्वेचर. कर्वेचर ऑफ द कर्व यहाँ पर मैंने एट ए पॉइंट नहीं लिखा, एट ए गिवन पॉइंट इज गिवन बाय डी साई बाय डी एस. और डी साई की बाय डी एस की वैल्यू पॉइंट पॉइंट पर चेंज करती रहेगी. ठीक है, और क्योंकि कर्वेचर न्यूमेरिकल मेजर होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव. यानी अगर मान लो किसी पॉइंट पर आपके पास कर्वेचर की वैल्यू -5 आ गई तो माइनस साइन आपने छोड़ देना है, कर्वेचर कितना गिना जाएगा 5. तो इसको हम कई बार इस तरह से भी लिख लेते हैं मॉड ऑफ डी साई बाय डी एस. और कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं बाय ग्रीक लेटर कापा. के की तरह दिखता है, थोड़ा छोटा लिखते हैं. ठीक है, कापा से हम इसको डिनोट करते हैं. कापा की वैल्यू होती है डी साई बाय डी एस का मॉड. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट. इनकी डेरिवेशंस में आपको कोई नहीं कराऊंगी, आपने सिर्फ फॉर्मूलाज को याद करना है, उसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. राइट, अब अगली डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर की. द रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर के रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज डिनोटेड बाय रो. इसका तो आपको पता है, ये सिंबल तो आपने पहले भी देखा होगा. इसे हम क्या बोलते हैं, रो. RHO, एच साइलेंट होता है बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रो. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर का रेसिप्रोकल है. कर्वेचर हमने लिखा था डी साई बाय डी एस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, डी एस बाय डी साई. ठीक है, आगे एक छोटी सी बात लिखिए जो ऑलरेडी भी मैंने आपको बता दी कि स्ट्रेट लाइन में किसी तरह की बेंडिंग नहीं है, इसलिए स्ट्रेट लाइन की कर्वेचर हमेशा क्या होगी, 0. और अगर कर्वेचर 0 होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, उसका रेसिप्रोकल. एंड 1/0 इज इंफिनिटी. तो कभी भी कोई आपसे पूछे तो स्ट्रेट लाइन की कर्वेचर 0 होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इंफिनिटी. ठीक है, नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है तो उसकी कर्वेचर कांस्टेंट होती है. और फिर हम ये शो करेंगे कि सर्कल ही एक ऐसा अकेला कर्व है जिसकी कर्वेचर कांस्टेंट होती है, नॉन जीरो ऑफ कोर्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की भी कर्वेचर कांस्टेंट है बट वो 0 है. तो कोई भी ऐसा कर्व जिसकी कर्वेचर कांस्टेंट है और नॉन जीरो है तो वो कर्व कौन सा होगा, सर्कल. तो बोथ वेज हम इसको प्रूव करेंगे. पहले हम ये दिखाते हैं कि सर्कल की कर्वेचर एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है. तो उसके लिए लेट अस सपोज हमने कोई सर्कल लिया, इसको आगे थ्योरी को तो आप पढ़ लेना, मैं आपको समझाती हूँ. लेट अस सपोज वी हैव टेकन दिस सर्कल. इस सर्कल का सेंटर O पॉइंट पर है और रेडियस क्या है, R है. तो इस कर्व पे हमने कोई 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट लेने हैं, जिसमें से एक को हम फिक्स पॉइंट बोलेंगे और दूसरा मेरा वेरिएबल पॉइंट होगा. ठीक है, तो लेट अस सपोज P मेरा फिक्स पॉइंट है और Q क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है. और इन दोनों पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच के एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे, साई से. और P से Q की जो आर्क लेंथ है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, S से. यहाँ पर लिख लेना आप अपने पास, किससे डिनोट करेंगे, S से. ये तो वैसे ही है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कोई भी कर्व मेरे पास है उस पर हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं और एक वेरिएबल पॉइंट, दोनों के टेंजेंट्स के बीच के एंगल को हम साई से डिनोट करेंगे. राइट, अब देखो ये एंगल साई है टेंजेंट्स के बीच में, और ये जो दोनों है ये क्या बनाया मैंने, नॉर्मल्स. और सर्कल के जो नॉर्मल होते हैं वो उसके सेंटर में से पास करते हैं. नॉर्मल तो पता है ना आप सब लोगों को, व्हाट इज नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर वहां से हम एक टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं. राइट, तो जो नॉर्मल सर्कल के होते हैं उसके सेंटर में से ही पास करते हैं. तो ये देखो ये एंगल साई है
तो ये वाला एंगल नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल है वो भी क्या होगा, साई। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके ये एंगल भी हो गया साई। अब हम लोगों को पता है कि जो आर्क लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, रेडियस इनटू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। जो आर्क एंगल सेंटर पर सबटेंड करती है, इसको हम इस तरह से लिखा करते थे, L इज इक्वल टू आर थीटा और थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। अब हमारे केस में L की जगह S है, ठीक है, आर के ही इक्वल है और थीटा किसके इक्वल है, साई के। तो मेरे पास आ गया S इज इक्वल टू आर साई, जहां पर R तो है सर्कल की रेडियस विच इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या किया मैंने, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू साई। तो व्हाट आई गेट, ds बाई डी साई इज इक्वल टू आर। तो कर्वेचर कापा क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ ds बाई डी साई, यानी डी साई बाई ds, और डी साई बाई ds हुआ 1 अपॉन आर विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये क्या प्रूव करता है कि सर्कल की कर्वेचर एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है विच इज 1 बाय आर। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछूं तो इसका रेसिप्रोकल है यानी आर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर्कल के हर पॉइंट पर कर्वेचर यानी बेंडिंग सेम होती है। वो तो आपको सर्कल की शेप पता देखकर भी पता चलता है, ये परफेक्टली सिमेट्रिकल शेप होती है सर्कल की, तो हर पॉइंट पर उसकी बेंडिंग क्या है, सेम है, इसलिए कर्वेचर क्या है, कांस्टेंट। फाइन। उसके बाद यहाँ पर एक दो नोट लिखे हैं छोटे छोटे कि कर्वेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के इन केस ऑफ सर्कल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितना सर्कल की रेडियस कम होगी उतनी ही उसकी कर्वेचर ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरी बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, आर के ही इक्वल आएगी। तीसरी बात भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एवरी कर्व नीड नॉट हैव सेम कर्वेचर एट एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव किया कि सर्कल की कर्वेचर कांस्टेंट होती है। अब मैंने आपको क्या बताया था, सर्कल ही एक ऐसा कर्व है जिसकी कर्वेचर नॉन जीरो कांस्टेंट होती है। तो वो अब हम अगले रिजल्ट में प्रूव करेंगे। कर्व विद कांस्टेंट, यहाँ चाहे नॉन जीरो वर्ड लिख भी सकते हो, विद कांस्टेंट कर्वेचर इज ऑलवेज अ सर्कल, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये कर्व है, सर्कुलर साइड ड्रॉ कर दिया, अदरवाइज आप जैसा भी कर्व ड्रॉ करना चाहें कर सकते हो। इस कर्व में मान लो A मेरा है फिक्स वाला पॉइंट, P मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट, और AP जो है वो क्या है आपके पास, AP डिस्टेंस इज इक्वल टू S, ठीक है। A पॉइंट मैंने आपको बताया था, इन जनरल हम ऐसा चूज करेंगे कि जिस पर मैं जब टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, साई से। अगर ये एंगल साई होगा तो ये एंगल भी क्या है, साई। तो यहाँ पर ये वाला एंगल मैंने शो नहीं किया, इसको ज्यादातर हम इस तरह से ही शो किया करेंगे। तो P पे से हमने जब टेंजेंट ड्रॉ किया तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल साई बना रहा है। AP आर्क लेंथ किसके इक्वल है, S के। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस S है और ये जो आपके पास है रेडियस इज R। और मुझे क्या प्रूव करना है, अगर कर्वेचर कांस्टेंट है तो उस केस के अंदर जो हमारा गिवन कर्व है वो क्या होगा, सर्कल, राइट। कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, डी साई बाई डी एस, यानी डी साई बाई डी एस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये आर यहाँ पर रब कर लेना अपने पास, आर यहाँ पर गलत लिख दिया, आर नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, डी साई बाई डी एस इज इक्वल टू, लेट अस सपोज सी किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो डी एस किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन सी टाइम्स टी साई। दोनों साइड्स को हमने कर दिया इंटीग्रेट, इंटीग्रेट किया तो ds की इंटीग्रेशन आ गई s और d साई की इंटीग्रेशन आ गई साई। तो व्हाट यू गेट, s इज इक्वल टू 1 बाय c साई। और ये किसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है, सर्कल की। l इज इक्वल टू आर थीटा से कंपेयर करो विद r इज इक्वल टू 1 बाय c, दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि अगर किसी कर्व की कर्वेचर कांस्टेंट है तो वो कर्व कौन सा होता है, सर्कल। और यहीं से तुम सर्कल के इंट्रिंसिक इक्वेशंस भी याद कर सकते हो। व्हाट इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, s इज इक्वल टू 1 बाय c साई। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी,
आर विच विल इक्वल टू 1/c। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया ये काम। नेक्स्ट फॉर्मूले कर लेते हैं जल्दी से, डेरिवेशन नहीं करेंगे, वी स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। देखो, अगर हमें कर्व दिया है कार्टेशियन, कार्टेशियन कर्व दो तीन तरह से दे सकते हैं। एक होती है एक्सप्लिसिट फॉर्म, एक्सप्लिसिट फॉर्म मीन्स y मुझे दे दे फंक्शन ऑफ x, लेट अस सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लिसिट फॉर्म बोलते हैं। अगर मेरे पास कर्व है इस फॉर्म का y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो होगी 1 प्लस y1 स्क्वायर रेज द पावर 3/2 अपॉन y2 प्रोवाइडेड y2 इज नॉट इक्वल टू 0। इन फॉर्मूलों को आपने अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चंस में बस डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और हम फाइंड आउट करेंगे। अगर इक्वेशन ऑफ कर्व दी है x एज फंक्शन ऑफ y, जो बस x1 की y1 की जगह x1 आ जाएगा, y2 की जगह x2 आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। लेकिन ये वाली फॉर्म हम किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं करते, सबसे ज्यादा ये वाली फॉर्म यूज होती है 1 प्लस y1 स्क्वायर रेज द पावर 3/2 अपॉन y2। ठीक है, फिर आती है इम्प्लिसिट इक्वेशन दी हो अगर कर्व की इस तरह से f ऑफ xy इज इक्वल टू 0, तो रो होगा fx का स्क्वायर, fx मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x, fy square where fy is partial derivative of f with respect to y, f of xx is second order partial derivative of f with respect to x। इसी तरह से बाकी भी नोटेशंस हैं। फॉर्मूला क्या है, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर होल रेज द पावर 3/2 upon f of xx into fy square minus 2 times fx fy f of xy plus f of yy into fx square। बहुत रट्टा मत लगाना, अपने आप चीजें आपको याद हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर पैरामीट्रिक कर्व। पैरामीट्रिक कर्व में क्या होता है, x फंक्शन दिया हुआ है किसी पैरामीटर t का, y भी पैरामीटर t का कोई फंक्शन है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर होल रेज द पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। x dash means dx by dt, y dash means dy by dt, x double dash means d2x by dt square, y double dash is d2y by dt square। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म है अगर x और y हमें फंक्शन दिए हों लेंथ s, आर्क लेंथ s के, तो दो फार्मूला है। रो की वैल्यू या तो आप इस तरह से लिख सकते हो माइनस dy by ds अपॉन d2x by ds स्क्वायर से, या फिर आप लिख सकते हो dx by ds अपॉन d2y by ds स्क्वायर। दोनों में से कोई भी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं टू राइट द कर्वेचर। एक ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रख लेना है, cos साई होता है dx by ds, साइन साई होता है dy by ds। बेसिकली क्या है, देखो हमने साई लिया था द एंगल विच द टेंजेंट एट p मेक्स विद x एक्सिस, तो वो मुझे यहाँ पर अगर tan साई देखूं तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है dy by dx, तो बेसिकली dy by dx इज tan साई, और वहीं से हम cos और sin के फॉर्मूला भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन दी गई है, यानी s और साई में रिलेशंस हैं, तो हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो लेट अस डू इट। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप क्या निकालेंगे, ds by d साई। देखो s किसके इक्वल दिया है फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, a log tan साई प्लस सिकेंड साई प्लस a tan साई सिकेंड साई। अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू साई, तो ds by dt साई क्या आएगा, a log का डेरिवेटिव 1 अपॉन, तो 1 अपॉन tan साई प्लस सिकेंड साई, tan साई का डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर, और सिकेंड साई का डेरिवेटिव सिकेंड साई tan साई, ये हो गया। प्लस यहाँ पर देखो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, a बाहर लिख लिया, tan साई का डेरिवेटिव होता है सिकेंड स्क्वायर साई, सिकेंड स्क्वायर साई इंटू सिकेंड साई सिकेंड क्यूब साई,
प्लस tan साई एज इट इज। सेकेंड साई का क्या डेरिवेटिव, सेकेंड साई इंटू tan साई। एक tan साई ऑलरेडी था इसलिए यहाँ हो गया tan स्क्वायर साई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सी हियर, इन दोनों में क्या कॉमन है, सेकेंड साई। सेकेंड साई कॉमन लिया तो अंदर रहेगा सेकेंड प्लस tan, नीचे भी है सेकेंड प्लस tan, तो ये दोनों कट गए, तो आई लेफ्ट विथ a सेकेंड साई। फिर यहाँ पर भी देखो सेकेंड साई कॉमन है, तो a सेकेंड साई आ गया कॉमन, अंदर है सेकेंड स्क्वायर साई प्लस tan स्क्वायर साई। ठीक है, तो थ्रू आउट a सेकेंड साई कॉमन हो गया, अंदर है 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर साई प्लस tan स्क्वायर साई। फिर हमने क्या यूज किया कि हमें पता है सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर अगर मुझे निकालना है वो किसके इक्वल होगा, सेकेंड स्क्वायर साई माइनस 1 के। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये दोनों टर्म्स ऐड हो गई तो 2 टाइम्स आ गया, 2 सेकेंड स्क्वायर साई इंटू a सेकेंड साई, तो कितना बना 2a सेकेंड क्यूब साई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज 2a सेकेंड क्यूब साई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। फोर्थ पार्ट, s is 4a sin psi, s का with respect to psi derivative is 4a cos psi and this is the radius of curvature. Fine. चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो मुझे रिलेशन दिया है s और x में, कर्व की इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू सी ई पावर x बाय सी। तो इसको पहले मुझे s और psi में रिलेशन निकालना है, उसके बाद हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि x और y में भी रिलेशन नहीं है, दिस इज रिलेशन बिटवीन s एंड x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, s को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, c एज इट इज, e पावर x बाय c का डेरिवेटिव e पावर x बाय c, फिर x बाय c का डेरिवेटिव 1 बाय c, ये c से कट गया, और e पावर x बाय c को आई कैन राइट s बाय c फ्रॉम फर्स्ट, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। इसका हमने क्या यूज़ करना है, अब देखो मैंने आपको अभी लास्ट में क्या लिखवाया था कि dx बाय ds होता है cos साई, तो ये उसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है यानी सेकेंड साई, तो मेरे पास सेकेंड साई आ गया s बाय c के इक्वल, तो s इज इक्वल टू c सेकेंड साई। तो ये मेरे पास हो गई कर्व की इंट्रिंसिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसे विद रिस्पेक्ट टू साई, तो मुझे मिल जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रो किसके इक्वल हुआ, c सेकेंड साई का डेरिवेटिव सेकेंड साई इंटू tan साई, बट आंसर हम सेकेंड साई tan साई के टर्म्स में नहीं दे सकते, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रो इज इक्वल टू c, सेकेंड साई किसके इक्वल था s बाय c के, और tan साई हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट, तो यहाँ आ जाएगा क्या, s स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट। ठीक है, c स्क्वायर यहाँ एलसीएम आ गया, उसको अगर मैं स्क्वायर रूट के बाहर ले जाऊं तो c लिखेंगे, तो बट आई गेट द वैल्यू ऑफ रो एज s बाय c अंडर द रूट s स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे थर्ड, बहुत इजी है लेकिन कर लेते हैं जल्दी से। हमारा कर्व है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1, और मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालनी है, और पॉइंट है 1/4 1/4। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या करेंगे, y1 और y2 फाइंड आउट करेंगे। y1 मीन्स dy बाई डी एक्स और y2 मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखो इसे क्या बनेगा मेरे पास, फर्स्ट को जब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आई हैव 1/2 रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट y का डेरिवेटिव हुआ 1/2 अंडर रूट y, और साथ में आएगा dy बाई डी एक्स और y1, और राइट साइड पर 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, फिर 1/2 रूट y y1 लेफ्ट में रखा, इस टर्म को हम राइट में ले गए तो माइनस की हो गई, इट इज -1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कट गया, तो y1 की वैल्यू आई माइनस अंडर रूट y बाय अंडर रूट एक्स। ठीक है, फिर हमने फिर से डिफरेंशिएट किया फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो बट आई हैव माइनस को हमने यहीं रख लिया, और यहाँ पर लगेगा u बाई वी रूल, नीचे आया रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि x, ऊपर आ गया रूट एक्स,
रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई इंटू y1, ठीक है, माइनस रूट वाई एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, राइट, माइनस 1/x आगे लिख लिया। यहाँ पर है रूट एक्स बाई 2 रूट वाई, y1 की वैल्यू पुट की, वो थी माइनस अंडर रूट वाई बाय अंडर रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, रूट वाई से रूट वाई कट गया, तो यहाँ पर आपके पास बचा -1/2। फिर यहाँ है हमारे पास माइनस रूट वाई बाय 2 रूट एक्स, दिस इज इट। यहाँ पर अब क्या किया, इन दोनों में से एक तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, एक 2 कॉमन ले लिया, तो बाहर भी एक नेगेटिव था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बाहर आ गया 1/2x, अंदर है 1 प्लस रूट वाई बाय रूट एक्स, ठीक। अब 1/4 पॉइंट पर, यानी 1/4 है, पहली बात तो x और y इक्वल है, अगर x और y दोनों इक्वल हैं तो ये कट जाएगा, y1 की वैल्यू क्या आएगी -1, और y2 की वैल्यू देखो क्या आएगी, 2 इंटू 1/4 x की वैल्यू 1 प्लस, ये दोनों फिर से कट गए, सेम है क्योंकि 1 आ गया, 1 प्लस 1 आया 2, यहाँ पर कैंसिल होकर 1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो आई हैव 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज -1 एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 4। और हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या फॉर्मूला किया था, रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर रेज द पावर 3/2 अपॉन y2, फाइन, y1 स्क्वायर हुआ 1, तो 1 प्लस 1 आ गया 2, 2 की पावर 3/2 अपॉन 4, 2 की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 2√2 लिख सकते हो, या फिर 2 पावर 3/2 अपॉन 2 स्क्वायर है, अगर मैं 3 बाई नीचे ले जाऊं टर्म तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और 2 माइनस 3/2 इज 1/2, तो व्हाट आई गेट द आंसर एज 1/√2, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे, हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया है, सिमिलर टाइप के आप सारे एग्जाम्पल्स करोगे और यहाँ तक के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।